नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस विथासिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सबों को जैसा कि पता है कि मैं लगातार नए नए वीडियोस लेकर आते रहता हूं एवं अगर आप एंट्रेंस एग्जाम एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस एग्जाम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को एनालिसिस करना, उसे समझना, उसे जानना काफ़ी आवश्यक है। और इसी हेल्प के लिए मैं आपके साथ लगातार प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करके लेते आते रहता हूं। इसके पहले मैं बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम 2020 एवं डीयू एंट्रेंस एग्जाम 2020 को मैंने अपलोड कर दिया है एवं साथ ही में आज मैं बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 2019 में हुई थी उसके पार्ट 2 के साथ आपके साथ आया हूं। पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 को नहीं देखे हैं तो आप एक बार उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे जाकर एक बार ज़रूर देख ले। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो एक क्वेश्चन आया था 26 नंबर, वो आया था when the legislature hands over its law making power to executive, it is known as। दोस्तों, जो हम लोग को पता है कि ये कानून बनाने का काम किसकी होती है तो ये लोकसभा या राज्यसभा की होती है, मतलब ये संसद की काम होती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब ये संसद अपने से खुद से कानून नया बनाकर वो किसी दूसरे बॉडी को उसे दे देता है तो उसे हम लोग, चाहे वो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव को दे देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या आया था। इसमें आया था इन विच ईयर चंपारण मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। दोस्तों, हम लोग को पता है कि महात्मा गांधी का जो पॉलिटिकल कैरियर जो है वो चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में स्थित है वहीं से इनका पॉलिटिकल कैरियर भारत में स्टार्ट हुआ था। और ये कब हुआ था? जब वे लौटकर भारत आए थे विदेश से और 1917 में पहली बार वो चंपारण सत्याग्रह में भाग लिए थे, जहां में उन्हें सफलता मिली थी। यानी इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 होगा, 1917। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो ये आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो हम लोग को पता है दोस्तों कि जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है उसकी जो ऑडिट होती है वो कौन करते हैं, तो उसकी ऑडिट जो है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करते हैं, जिनकी हमारे संविधान में कहाँ पे पोजीशन है तो उनको आर्टिकल 148 148 में बताया गया है। दोस्तों, इसके साथ साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था, द प्रिंसिपल दैट इज रिकॉग्नाइज्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी हम लोग देखते हैं कि अमेरिका में इनमें से कौन सी व्यवस्था है, तो सेपरेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। तो इसमें देखने को मिलता है जो ऑप्शन 1 जो है सेपरेशन ऑफ पावर, वो यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉ में दी थी। दोस्तों, ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर ले। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो ये आया था कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एंड पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी यानी संसदीय सर्वोच्चता एवं संसदीय संप्रभुता किसकी लक्षण है, तो ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, स्विस कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन या चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एंड पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में इसको आप देख सकते हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार की विशेषता झलकती है। इसके बाद है टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ यूएसए। तो हम जानते हैं कि यूएसए में मेनली 2 पार्टी सिस्टम है जो वहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ती है और यहाँ पे मेनली जो है वो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी है, यानी कि ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। दोस्तों, अगर अभी की बात करें तो जो बाइडेन प्रेजेंट जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे कि जो बाइडेन का बिलोंग नहीं, मतलब वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, रिपब्लिकन से या डेमोक्रेट से। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, ये आया था, हु वाज द फर्स्ट वुमेन कांग्रेस प्रेसिडेंट। तो आपको बता दें फर्स्ट वुमेन कांग्रेस प्रेसिडेंट जो थी वो एनी बेसेंट थी। उन्हें कब बनाया गया था? उन्हें आफ्टर द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बनाया गया था, 1914 के बाद बनाया गया था एवं वो 1917 तक जो है वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रही थी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या आया था। ये आया था, हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलिट। तो दोस्तों, हम लोग जब एलिट थ्योरी पढ़ते हैं उसमें बहुत सारा थ्योरीज मिलता है, तो उसमें सर्कुलेशन ऑफ एलिट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, वो पैरेटो ने दिया था। और पैरेटो का एक फेमस पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम क्या है, द माइंड एंड सोसाइटी। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दें कि आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का जो कॉन्सेप्ट है वो जो किनके द्वारा दिया गया था, तो वो रॉबर्ट माइकल्स के द्वारा दिया गया था। दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिक्स हु गेट वॉट
व्हेन एंड हाउ, रिटन बाय। तो ये जो पुस्तक है वो बहुत फेमस पुस्तक है, और ये जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, वो लासवेल की पुस्तक है दोस्तों, ये लासवेल के द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, ये आया था, इट इज़ बेटर टू बी ह्यूमन बींग डिससेटिस्फाइड दैन पीक सेटिस्फाइड। मतलब ये किसने कहा था कि एक संतुष्ट शुकर की अपेक्षा असंतुष्ट मानव का होना अधिक अच्छा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल से रिलेटेड है। और दोस्तों आपको बता दें, जॉन स्टुअर्ट मिल जो है वो यूटिलिटेरियनिज्म के अंतिम अध्येता भी कहे जाते हैं, एवं साथ ही में उनकी एक फेमस जो पुस्तक है वो ऑन लिबर्टी उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट इज रिटन बाय। तो हम लोग को पता है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट जो है वो बहुत फेमस पुस्तक है, और वो जो है वो जॉन लॉक से रिलेटेड है, जिनको फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है दोस्तों, जिन्होंने 3 प्रकार की नेचुरल राइट की सिफारिश की थी, यानी प्राकृतिक अधिकार की बात की थी, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये तीनों की बात उन्होंने की थी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, इसमें क्या पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट प्रोपोनेंट ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। दोस्तों आपको बता दें, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में मेनली 5 देश के नेता थे, उनमें से जो है वो नेहरू, नासिर और टीटो थे, जबकि अमेरिका का जो रूजवेल्ट थे वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में शामिल नहीं थे। इसके लिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 होगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 38 क्या आया था, वही आया था, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मनी बिल इज डिफाइंड। तो दोस्तों मनी बिल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 110 में डिफाइन किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि मनी बिल कोई भी बिल है या नहीं है, इसकी चर्चा कौन करेंगे, मतलब इसके बारे में कौन बताएंगे, तो वो डिसाइड कौन करते हैं, वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा करते हैं दोस्तों। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या आया था, यह आया था, मार्शल प्लान वाज रिलेटेड टू। दोस्तों जब कोल्ड वॉर चल रहा था उस समय आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप जो है वो 2 भागों में बट गया था, खास करके जर्मनी को 2 भागों में तोड़ दिया गया था, जहां से हम लोग ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप का कॉन्सेप्ट निकलकर सामने आता है। तो उस समय मार्शल प्लान जो था वो मेनली क्या था कि जो हमारा वेस्टर्न यूरोप था उसको फाइनेंशियली एड और उसको सहायता देने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट एक चाल चले थे, ताकि वो देश जो है वो अमेरिका के अंदर में आ जाए, मतलब उनके इन्फ्लुएंस में आ जाए। तो मार्शल प्लान जो था वो मेनली क्या था, तो वो इकोनॉमिक एड टू द वेस्टर्न यूरोप, यानी इसका ऑप्शन जो है वो 2 इसका सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 जो था वो क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा फीचर नहीं है, तो हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है यूनियन ऑफ स्टेट, दूसरा ऑप्शन है सिंगल जुडिशियल सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है कैपिटलिस्ट सिस्टम, चौथा ऑप्शन है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन 1, 2 और 4 जो है वो ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, लेकिन ऑप्शन जो 3 है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम हमारे कल्चर में नहीं है, बल्कि हमारे कल्चर में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया गया है, मिक्स्ड सिस्टम को अपनाया गया है, कैपिटलिस्ट एज वेल एज सोशलिस्ट को। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 जो है वो क्या है, इसमें है कि प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट फाइंड्स मेंशन अंडर विच आर्टिकल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी। दोस्तों आपको बता दें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट एंड पॉलिसी है, ये जो है ये नॉन जस्टिसिएबल होता है, एवं इसकी प्रोविज़न जो है वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई थी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन्ड है कि ये जो है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो ये आर्टिकल 48A में जो है वो डिस्क्रिप्शन इसका दिया हुआ है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या था, तो व्हेन वाज द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास्ड इन इंडिया। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो 2005 में पास हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या आया था कि आर्टिकल 370 जो है वो किस स्टेट से रिलेटेड था, यहाँ पे है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि अभी जो है आर्टिकल 370 को एबोलिश कर दिया गया है। तो इस तरह आर्टिकल 370 जो आया था वो मेनली जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड था दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लगातार आप बने रहें और लगातार प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। कुछ क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा है जिसमें आपको प्रिपरेशन करना है, तो आप प्रिपरेशन करते रहें, आपकी चयन जो है सिलेक्शन जो है ज़रूर हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो क्या आया था, तो हु इज़ द चेयरमैन ऑफ लोकपाल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो हम लोग देखते हैं लोकपाल इंस्टीट्यूशन जो है उसके चेयरपर्सन कौन है, तो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष यानी PC घोष जो है उसके चेयरमैन है, लोकपाल के चेयरमैन है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या था, तो व्हेन वाज रूल्स रिगार्डिंग द डिपार्टमेंट
रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी मेड इन इंडिया। तो भारत में जो विभाग आधारित अस्थायी संसदीय समिति है उसका नियम कब बनाया गया था? तो इसका नियम जो है वो 1989, यानी इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन 3 सही होगा दोस्तों। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 46 आया था, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम इन इंडिया। दोस्तों इसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मॉरिस जोन्स आंसर होगा या रजनी कोठारी आंसर होगा। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि रजनी कोठारी जो है और मॉरिस जोन दोनों का लगभग सेम कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ एक और रजनी कोठारी जो है वो कांग्रेस सिस्टम का कॉन्सेप्ट देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो मॉरिस जोन्स हैं वो वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम इन इंडिया कॉन्सेप्ट देते हैं, यानी इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 सही होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 जो है वो क्या आया था, हु वाज द चेयरमैन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 2। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन यानी आर्क 2 जो था उसके चेयरपर्सन कौन थे? तो उसके चेयरपर्सन जो हैं वो वीरप्पा मोइली थे दोस्तों। इसके चेयरपर्सन जो है वो वीरप्पा मोइली थे और इसकी जो की गई थी वो 2005 में इसके इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। जो फाइनली क्या किए थे वो अकाउंटेबल ब्यूरोक्रेट्स, सस्टेनेबल ब्यूरोक्रेट्स एवं एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की उन्होंने बात की थी, सिफारिश की थी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या था। तो इसमें मेनली आया था, व्हेन वाज इंटर स्टेट काउंसिल सेटअप इन इंडिया। तो इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो इंडिया में कब सेटअप की गई थी? तो ये जो है वो 1990, यानी कि इसका आंसर जो है वो ऑप्शन 3 है। दोस्तों आपको बता दें कि इंटर स्टेट काउंसिल जो है इसके सिफारिश कौन की थी? तो इसके सिफारिश जो है वो सरकारिया कमीशन के द्वारा किया गया था, जिसके बाद इसे प्रेसिडेंट ऑर्डर के द्वारा इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना की गई थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या था। तो हु इज़ सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस इन इंडिया। तो देखते हैं हम लोग सुप्रीम कमांडर जो है इंडियन आर्म फोर्सेस के, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं दोस्तों। और हम लोग को ये भी पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो हमारे पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट भी होते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 50 जो है जो आज का लास्ट है, लेकिन हम लोग इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग लगातार पार्ट 3 और पार्ट 4 लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग फिर से 25-25 क्वेश्चंस को चर्चा करेंगे। दोस्तों हम लगातार बड़ी वीडियोज़ को नहीं बना रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 जो आया था वो क्या आया था, हु वाज द फाउंडर ऑफ द्रविड़ मुनेत्र कंजिंगम, मतलब DMK पार्टी जो है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों आपको बता दें कि इसके पहले इसी पार्टी को जस्टिस पार्टी के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना जो है वो पेरियार के द्वारा की गई थी। तो ये जो है DMK, इसकी एस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा की गई थी? तो इसके एस्टेब्लिशमेंट जो है वो CM अन्नादुराई के द्वारा की गई थी, CN अन्नादुराई, यानी कि इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन 2 है। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।